मसला पैदा होने से पहले इस बारे में सोच विचार शुरू कर दी जाए तो इसे कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच, और मसला पैदा हो जाने के बाद उस पर काम किया जाए तो यह है रिएक्टिव अप्रोच। आज हम प्रोएक्टिव अप्रोच पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर नौमान गफ़ार आवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन, रिफा इंटरनेशनल से मास्टर्स, और इसके अलावा मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस के साथ साथ लेक्चरर भी हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। फिजियोथेरेपी एक ऐसा फील्ड है जिसकी हम सबको रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ इससे वाकफियत की ज़रूरत है, बल्कि हमारी रूटीन्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें आहिस्ता आहिस्ता हमारे ख़राब होते हुए पोस्चर बिल आखिर एक ना एक दिन किसी क्लिनिक पे हमें ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौमान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। आपने आज फिर ये अपॉर्चुनिटी दी कि इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों को गाइड कर सकें, अवेयर कर सकें। बड़ा ज़रूरी है। तो ये बताइए कि लोग तो आपके पास काफ़ी तादाद में आते हैं और आप काफ़ी इस फील्ड में इन हैं, नौजवान हैं माशाल्लाह। लोगों में फिजियोथेरेपी की ज़रूरत बढ़ रही है या शऊर बढ़ रहा है? सर दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है उसी तरह फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है, ज़रूरत भी बढ़ रही है। सही। अगर हम देखेंगे किस एज ग्रुप के अंदर फिजियोथेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत है तो बच्चों के अंदर डेवलप हो रही है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं। बच्चों में भी हैवी बैग्स की वजह से, हैवी बैग की वजह से उनकी स्पाइन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। स्कोलियोसिस एक कंडीशन है जो स्कूल बैग्स, हैवी स्कूल बैग्स की वजह से बच्चों में डेवलप हो रही है। इसी तरह अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से नेक के अंदर ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो घर के अंदर अगर वो काम कर रही हैं तो अगर वो सारा दिन काम करती हैं और उनका पोस्चर प्रॉपर नहीं है तो उनके अंदर बेशुमार मसाइल पैदा हो रहे हैं। ओल्ड एज में अगर हम बात करें तो ओल्ड एज के अंदर वैसे ही डीजेनरेटिव चेंजेस बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद भी ये सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इन सारे मसाइल के सोल्यूशन के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आपकी बात से तो मुझे ये लगा है कि ये लहद से महद तक की ज़रूरत है। डेफिनेटली सर, लेकिन अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम करें, प्रोटेक्टिव अपने आप को रखें और कुछ सिंपल सी प्रिकॉशंस अडेप्ट कर लें तो हम डिजीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी जिसके लिए अगर फिजियोथेरेपी फिर लॉन्ग टर्म चलेगी तो उससे बचने के लिए अगर हम सिंपल सी ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स अडेप्ट कर लेते हैं तो हम बेशुमार मसाइल से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो कि ऐसे कमर झुका के बैठते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। पेरेंट्स कहते थे सीधी कमर रखो, सीधी कमर रखो। लेकिन हम तरह के बहुत कॉमन ऐसा करते हैं कि छोटी छोटी ये जितने आपने मसले बता दिए हैं ये तो तकरीबन हर घर में हर एज ग्रुप में कोई ना कोई इस तरह का प्रॉब्लम है ज़रूर। और अगर नहीं है तो उनकी रूटीन ऐसी बन रही है, उनका बैठने का पोस्चर ऐसा हो रहा है जिससे कि अल्टीमेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। तो क्या टिप्स हैं कि आप पढ़ने लिखने के लिए फिर स्कूल कॉलेजेस से बात की जाए कि बैग हल्के होने चाहिए या बैग उठाकर चलने के लिए कोई और गाड़ी का इंतजाम किया जाए? दोनों बातों की जरूरत है। जब बैग उठाते हैं बच्चे तो मोस्टली वो सिंगल साइड यूज कर रहे होते हैं बैग्स की। अगर वो दोनों कंधे, दोनों शोल्डर बैक साइड पे वो अपने पहनेंगे तो उससे एक तो उनका जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक शोल्डर पे लोड नहीं आएगा। सेकंड इस चीज की जरूरत है कि बच्चों का है स्कूल बैग जो है ना वो लाइट वेट किए जाए। और ये स्कूल बैग्स के अलावा जब बच्चे बैठ के पढ़ते हैं तो वो टेबल में और चेयर के दरमियान में डिस्टेंस काफी होता है। और जब वो फॉरवर्ड बेंडिंग करके बैठे होते हैं उसके बाद स्पाइन के ऊपर स्ट्रेस आता है, स्पाइन के अंदर बच्चों के अंदर मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो बच्चों को जब उन्होंने स्टडी करनी है तो स्टडी टेबल में और चेयर में, इसी तरह जब स्कूल में है तो डेस्क में और चेयर के दरमियान में डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए ताकि जब वो बैठ के पढ़ें, बुक सामने रखें तो उनकी स्पाइन जो वो स्ट्रेट रहे। वाकई बहुत डिस्टेंस होता है। मुझे अब याद आ रहा है कि डेस्क आगे होता था और वो साथ ही एक बेंच भी जुड़ा हुआ होता है ना, तो वो पीछे होता था। और इसी तरह ये एक स्पेसिफिक हम नाम देते हैं कंप्यूटर बैग सिंड्रोम का। तो कंप्यूटर बैग सिंड्रोम जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं जब उनके टेबल में और बैक चेयर में डिस्टेंस होगा तो वो हाथ सामने रखेंगे और अपने शोल्डर्स को फॉरवर्ड बेंड कर लेंगे। जब वो अपने शोल्डर्स को आगे झुका के रखेंगे तो अल्टीमेटली उनके मसल्स वो डी शेप होना शुरू हो जाएंगे और उनको शोल्डर के और बैक के मसाइल ये स्टार्ट हो जाएंगे। ये बहुत सारा सुनते शोल्डर फ्रोजन हो गया। फ्रोजन शोल्डर एक अलग से चीज़ है। उसकी अगर हम बात करें तो वो डायबिटिक पेशेंट्स में या ट्रोमेटिक पेशेंट्स में जिनको कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है उनके अंदर ये जनरेट होता है। अगर हम पोस्चर की बात कर रहे हैं तो इसी तरह एक मोबाइल
सिंड्रोम है, मोबाइल नेक सिंड्रोम। जब हम मोबाइल यूज करेंगे और अपनी नेक को फॉरवर्ड बेंड कर लेंगे, सर झुका के यूज करेंगे, तो जो हमारे गर्दन के मोहरे हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आता है, दबाव पड़ेगा, और गर्दन के मोहरों से तो दबाव पड़ेगा और रवैयों पर भी इसका सिंड्रोम आएगा। एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है। क्योंकि आप जब मोबाइल में ही खोए रहेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि दाएं बाएं जिंदगी में क्या हो रहा है। अक्सर नए आने वाले बच्चों की तो गर्दनें बहुत छोटी छोटी आ रही है, क्योंकि बचपन से ही उन्हें मोबाइल दे दी जाता है, वो ऐसे ही बैठे होते हैं, तो वो खवातीन क्या गलतियां करती हैं? वाली गर्दन नहीं आ रही है। किचन में या घर में चलते फिरते किचन में ज्यादा देर खड़ा होकर उन्हें जो कुकिंग करनी पड़ती है, जो जनरल टिप है वो ये है कि जब उनको लॉन्ग स्टैंडिंग करनी पड़ रही है तो वो अपने पास एक फुट रेस्ट रखें, फुट स्टेप रखें, तो अपने दोनों वेट जो है वो अल्टरनेट करते रहें, शिफ्ट करते रहें, एक पाँव फुट रेस्ट के ऊपर रखें, और उससे ये होगा कि जो लोड है वो स्पाइन के ऊपर शिफ्ट होता रहेगा और ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा स्पाइन के ऊपर। नहीं तो शैटिका का अक्सर प्रॉब्लम आ जाता है, शैटिका का डेवलप हो जाता है, फिर एज रिलेटिव डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब डिजेनरेशन हो रही है स्पाइन के ऊपर, स्ट्रेस बॉडी का ज्यादा आएगा, तो उससे फिर आगे बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं। लो बैक पेन कॉमन एग्जांपल है, इसी तरह फिर नी जॉइंट पेन फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। तो वो पूरा बॉडी का चूंकि वेट नीज के ऊपर आ रहा होता है और मसल स्ट्रेंथन नहीं है, कोई एक्सरसाइज की रूटीन हमने इस तरह नहीं बनाई होती, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक की तरफ नहीं आते। कुछ खवातीन को ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी नी पेन बहुत ज्यादा होता है। डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस और या इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, ये इस तरह के आर्थराइटिस की बेशुमार जो अक़साम हैं उनका सामना करना पड़ सकता है, चीजें उनमें डेवलप हो जाती हैं। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर नोमान गफ़ार अवान के लोगों में ये भी देखने में आ रहा है कि या तो वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, यानी मेडिकल डॉक्टर, यस सर, या फिर वो किसी और फील्ड में चले जाते हैं। यानी उन्हें ये क्यों लगता है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है या एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, ये उस पाए के डॉक्टर्स नहीं हैं? हालांकि आपका या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो हैं उनका भी तो काम बिल्कुल इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, अब इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों को। जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, अब फिजियोथेरेपी या फार्मासिस्ट के पास कब जाना है, लोगों को जब ये अवेयरनेस हो जाएगी तब वो उससे रिलेटेड पर्सन के पास जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज नहीं है क्या? प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट को हायर नहीं कर रहा ज्यादा? फिजियोथेरेपिस्ट अब तो बेशुमार लाहौर के अंदर तकरीबन 40 से 50 ऐसे अदारे हैं जो फिजियोथेरेपी डीपीटी प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। तो इसमें बस मेरी यही सजेशन है लोगों को कि वो जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे एफिलिएटेड हॉस्पिटल को लाजमी देखें, क्योंकि बेसिकली ये क्लिनिकल डिग्री है और जिस हॉस्पिटल में ये प्रैक्टिस अच्छी हो रही है स्टूडेंट्स की वहाँ पे लर्निंग ज़्यादा होगी। तो इसलिए जिस भी अगर स्टूडेंट्स फिजियोथेरेपी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो क्लिनिकल सेटअप लाजमी देखें जिस इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन ले रहे हैं। सिर्फ डिग्री इसके लिए एफएससी जरूरी है, एफएससी के बाद वो डिसीजन ले सकते हैं। एफएससी जरूरी है, और अगर प्राइवेट करना है तो एफएससी में 60% मार्क्स एटलीस्ट चाहिए। ये एचईसी का क्राइटेरिया है, और 60% मार्क्स वालों को एडमिशन नहीं मिलता प्राइवेट में। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें वहाँ पे तो 90% में एग्रीगेट मेरिट क्लोज हो जाता है। और आपने जिस इंस्टीट्यूट से किया वहाँ तो लोग ख्वाब देखना शुरू करते हैं और फिर तावीर जाके किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मिलती है। आपने तो केई से किया। सर ऐसा ही है, और लास्ट टाइम भी केई का मेरिट जो था वो 89 पे डीपीटी का क्लोज हुआ था। और इसमें एफएससी और एमडी कैट का एग्रीगेट बना था और उसके बाद स्टूडेंट्स का एडमिशन इसका एंट्री टेस्ट नहीं होता ना? नहीं, इसका एमडी कैट की बेस पे ही अब कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो एग्रीगेट बनता है, जिस तरह किंग एडवर्ड है, अल्लामा इकबाल है, कुछ दूसरे अदारे हैं, तो वो एग्रीगेट बना के मेरिट बनाते हैं और उसके बाद बच्चों को एनरोलमेंट वहाँ पे मिलती है। डॉक्टर नमान, मेरा सवाल आपसे ये है कि अल्टीमेटली आप अपने आप को किस मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं? ये हर एक का कोई ना कोई ख्वाब होता है, तो आपका ख्वाब इसमें क्या है अपनी फील्ड में? अपनी फील्ड में सर एक तो बेस्ट प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट बनना और लोगों को सर्व करना कि जितने मसाइल हैं उनको किस तरह हम बचा सकते हैं, लोगों को उन मसाइल से किस तरह छुटकारा दिला सकते हैं। और ये बहुत कॉमन होता चला जा रहा है कि बॉडी के अंदर मसल्स पेन है, जॉइंट पेन है, तो इस सारे सॉल्यूशंस के लिए एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनना और अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनने के बाद लोगों को सर्व करना। क्योंकि लोगों को पेन होती है ना, वो पेन किलर ले लेते हैं और उस पेन को दबा देते हैं, जबकि ये हल नहीं है। टाइम सिर्फ थोड़े अरसे के लिए उनको इससे निजात पेन को सुला देना, ले जनाब अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। आपके जो दर्द हैं उनका दरमा हो गया। डॉक्टर नोमान गफ़ार अवान, जिनको हम गए मान क्योंकि उनका है, उन पर हमें मान भी बहुत है क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई हैं कि इन बातों को पल्लू से
अगर मान दें। लिया जाए जिनका पल्लू ना हो वो टाई से बांध तो आपकी जिंदगी बेदर्द नहीं, आप बेदर्द तो नहीं हो, बेदर्द हो जाएंगे लोग नो सर। यानी बेदर्दी बालमा। बेदर्दी बालमा मुझे याद आ गया, यानी बेदर्द से मुराद ये कि आपको दर्द नहीं होगा, और अगर दर्द होगा तो जल्द रिलीफ आ जाएगा। तो जल्द उसका दर्द से दरमा भी निजात हो मिल जाएगा। निजात मिल जाएगी। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान गफ्फार अमान। थैंक यू सर, थैंक यू।